दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर बताते हैं, जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा कि 9 नवंबर को लालू जी की रिहाई होगी और 10 को होगी नीतीश जी की विदाई। जी हां, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और राजद नेता तेजस्वी यादव ने नवादा जिले के हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में आयोजित चुनावी रैली में कहा कि 9 नवंबर को लालू यादव की रिहाई हो रही है, उसी दिन मेरा जन्मदिन भी है और 10 तारीख को नीतीश कुमार जी की विदाई है। आपको याद दिला दे कि तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव भ्रष्टाचार के मामले में झारखंड में न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें अभी हाल ही में झारखंड हाई कोर्ट में जमानत मिली है, लेकिन वे अभी जेल से बाहर नहीं आ सकते क्योंकि एक दूसरे मामले में दाखिल जमानत की याचिका पर अभी सुनवाई बाकी है। तेजस्वी ने हिसुआ के सभी सभा में कहा कि लालू जी 9 नवंबर को रिहा किए जाएंगे। उन्हें एक मामले में जमानत मिल चुकी है और दूसरे में 9 नवंबर को मिल जाएगी। उसी दिन मेरा जन्मदिन भी है। ठीक इसके अगले दिन नीतीश जी की विदाई है। तेजस्वी यादव और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पहली बार बिहार में संयुक्त रूप से चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। ध्यान रहे कि बिहार विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होना है। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को मतदान होने हैं, जबकि चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। और वहीं बता दें कि गया में गरजे पीएम मोदी, कहा बिहार के लोगों को अब लालटेन की जरूरत नहीं। जी आपको बता दें कि बिहार में चुनावी अभियान का आगाज कर चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के खिलाफ लगातार आक्रामक बने हुए हैं। सासाराम के बाद उन्होंने गया में रैली की, जहां उन्होंने लालू प्रसाद यादव की सरकार पर तमाम सवाल उठाए। राज्य में अपनी पहली चुनावी रैली के लिए पहुंचे मोदी ने सासाराम में भी विपक्षी दलों पर अपने चिर परिचित अंदाज में जुबानी हमले किए थे। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय जनता दल पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता को अब लालटेन की जरूरत नहीं। आज बिहार में रहने वाले हर गरीब व्यक्ति के घर में बिजली है, जबकि पहले के दौर में बिजली केवल संपन्न परिवारों के यहाँ ही होती थी। अपने चुनावी संबोधन में मोदी ने लालू प्रसाद की सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि 90 के दशक में बिहार के लोगों के साथ बुरा हुआ है। और अब अगली खबर आपको बता दें कि चिराग पासवान बोले कि नए दौर में लोजपा है भाजपा का पक्का साथी। पिछले दरवाजे से एनडीए में घुसे सीएम नीतीश कुमार। जी हम बात कर रहे हैं कि सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार की धरती पर स्वागत करते हैं। इस दौरान चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी के आने से नीतीश कुमार का इंतजार अब खत्म हो गया। लोजपा के एनडीए में होने या ना होने के मामले में सवाल का जवाब देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव से वे भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। चिराग पासवान के अनुसार भाजपा के नए दौर मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौर में लोजपा लगातार साथ में है, जबकि नीतीश कुमार 2015 विधानसभा चुनाव के बाद पिछले दरवाजे से फिर से एनडीए में शामिल हुए थे। चिराग पासवान ने कहा कि इस चुनाव में लोजपा विधायक जो भी चुने जाते हैं वह भारतीय जनता पार्टी और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ होगी। और हमें बता दें कि पीएम मोदी के दौरे पर आरजेडी हमलावर। तेजस्वी यादव ने पूछा क्या पकौड़ा तलना भी रोजगार है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैलियों का आगाज सासाराम से कर दिया है। भारी भीड़ के बीच पीएम मोदी ने केंद्र और राज्य सरकार के लिए कार्यों का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश में विकास की रफ्तार और तेज होगी। हालांकि राजद और कांग्रेस को पीएम मोदी की ये बात रास नहीं आई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जहां नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर बिहार के फिसड्डी होने का कारण पूछा, तो कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने एक के बाद एक कई सवाल पूछ लिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का स्वागत है, लेकिन हम आशा करते हैं कि वे जरूर बताएंगे कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य क्यों रहा। प्रधानमंत्री बिहार के विशेष राज्य के दर्जे और पैकेज के बारे में भी बताएंगे। तेजस्वी ने कहा कि 19 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं, तो क्या रोजगार का मतलब जूता सिलना, नाला साफ करना और पकौड़े तलना भी हुआ। बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हम तो 10 लाख सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। बीजेपी वैक्सीन की बात कर रही है, क्या वो सिर्फ बिहार का होगा या देश के लिए भी होगा। क्या कोरोना का टीका बंगाल में मुफ्त नहीं दिया जाएगा। बीजेपी का वैक्सीन थोड़े ना हुआ, आज चुनाव है तो इतनी घोषणा कर रहे हैं।
और वहीं अगली खबर बता दें जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नियुक्तियों में भ्रष्टाचार करने वालों की एकमात्र जगह जेल है। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में नौकरी का एकमात्र मानक मेरिट है। पूरी शुचिता और पारदर्शिता के साथ योग्य उम्मीदवार को ही नौकरी मिलेगी, इसमें गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। बावजूद इसके नियुक्ति में भ्रष्टाचार हुआ तो दोषियों को जेल में ठिकाना मिलेगा। मुख्यमंत्री शुक्रवार को यहां अपने सरकारी आवास पर 3,317 सहायक शिक्षकों को पद स्थापन एवं नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। नवनियुक्त शिक्षकों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने सभी के उज्जवल भविष्य के लिए कामना की। साथ ही कहा कि याद कीजिए 3.5 साल पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की शोहरत किस वजह से थी। अब उसके उलट ये नियुक्तियों में पारदर्शिता के लिए जाना जाता है। यहाँ अब नियुक्ति का एकमात्र मानक मेरिट है। आप लोगों का चयन खुद में इसका प्रमाण है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए चयनित इन शिक्षकों में से बाराबंकी की ज्योति शर्मा, लखनऊ की कीर्ति वर्मा, बाराबंकी के अखलाक, प्रयागराज के संदीप कुमार सिंह और अयोध्या की सुमित्रा देवी को मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से नियुक्ति पत्र भी सौंपा। और वह अगली खबर बता दें जो कि मथुरा से कि कोर्ट के आदेश पर फिर खुलेगा बांके बिहारी मंदिर, भक्तों में है खुशी का लहर। जी आपको बता दें कि वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर को खोलने के लिए दीवानी अदालत में याचिकाएं दाखिल की गई थी। शुक्रवार को न्यायालय से सिविल जज जूनियर डिवीजन गजेंद्र सिंह ने पुनः मंदिर खोले जाने का आदेश पारित कर दिया है। न्यायालय ने पूर्वादेश के तहत बांके बिहारी मंदिर खोलने का आदेश दिया। इस संबंध में मथुरा सिविल जज जूनियर डिवीजन के यहाँ 2 अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थी। कोर्ट के आदेश के बाद भक्तों में खुशी की लहर है। इससे पहले ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी मंदिर खुलवाए जाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था। बड़ी खबर बता दें कि प्याज ने बिगाड़ा आम आदमी की रसोई का बजट। पिछले 1 महीने में 4 गुना तेजी से बढ़ी कीमत, इस राज्य में आया रिकॉर्ड उछाल। जी हां, आपको बता दें कि देश में नवरात्रि के समय प्याज की मांग कम हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी आलू और प्याज के दाम इस समय आसमान पर पहुंच गए हैं। सरकार के कई कदम उठाने के बाद भी पिछले कई हफ्तों से प्याज के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण आम आदमी के रसोई का बजट बिगाड़ गया है। पिछले 1 महीने में बेंगलुरु में प्याज के मूल्य में 4 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। 20 सितंबर को बेंगलुरु में 22 रुपए किलो बिकने वाला प्याज इस महीने 88 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रहा है और वहीं त्रिवेंद्रपुरम में प्याज 90 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिका। राजधानी दिल्ली की बात करें तो पिछले 1 हफ्ते में प्याज के भाव भी पिछले हफ्ते में 8 रुपए के प्रति किलोग्राम बढ़े हुए हैं। और दोस्तों मैं बता दें कि दिवाली के बाद और तेजी से गिर सकते हैं काजू, बादाम और किशमिश के दाम। जानिए वजह। जी हां, आपको बता दें कि बीते 6 महीने से मेवा बाजार की कमर टूटी हुई है। जनवरी फरवरी 2020 तक दुकान गोदामों में भरा गया माल ऐसे ही रखा गया है। मार्च के आखिर से बाजारों में सन्नाटा छा गया है। अक्टूबर में भी उतनी संख्या में ग्राहकों ने बाजार की ओर रुख नहीं किया। जो निकले भी तो पहले जरूरत का सामान खरीदा। ध्यान रहे कि मेवा रोजमर्रा की जरूरतों में शामिल नहीं है। कारोबारियों की माने तो 50% से भी ज्यादा मेवा इस साल नहीं बिका है और अब उम्मीद होटल, रेस्टोरेंट और शादी ब्याह के सहलक पर टिकी हुई है। आपको बता दें कि ये 2 ऐसी जगह हैं जहां मेवा की भरपूर खपत होती है, लेकिन निगाहें सरकार पर टिकी हुई हैं। और वहीं अगली खबर में बात कर लेते हैं आज के तेल के भाव के बारे में। आपको बता दें कि खाने के तेलों के दाम में इजाफा हुआ। मूंगफली और सोयाबीन तेल 50 से 150 रुपए तक ऊंचे हो गए। जी हां, हम बात कर रहे हैं कि मूंगफली दाना और मूंगफली तेल निर्यात मांग निकलने से तेल तिलहन बाजार में गुरुवार को भाव बढ़े रहे। सोयाबीन डिगम हल्के तेलों में सबसे सस्ता होने के कारण मांग में रहा और वहीं सूरजमुखी ऊंची लागत के कारण त्योहारी मांग वाले बाजार में पीछे रह गया। बाजार सूत्रों का कहना है कि सरकार को तिलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को बढ़ाने के साथ ही इनके तेलों के लिए बेहतर बाजार भी विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। केवल एमएसपी बढ़ाने की घोषणा भरकर देना ही काफी नहीं होगा। विदेशी सस्ते तेलों के कारण घरेलू तेल तिलहनों का पड़ता नहीं खाता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक में सूरजमुखी समर्थन मूल्य से नीचे बिक रही है। इसमें प्रत्येक 100 किलो पर 30 से 33 किलो तेल निकलता है। भाव ऊंचा बैठता है। यही वजह है कि पामोलिन और सोयाबीन के सामने ऊंची लागत के कारण ये ठहर नहीं पाता है।
और वहीं अगली खबर बता दें, सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और है खुशखबरी। अब सैलरी बढ़ाने की तैयारी में है सरकार। जी आपको बता दें कि अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो मौजूदा महामारी के बावजूद भी निकट भविष्य में सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार चाहती है कि अर्थव्यवस्था के हालात दुरुस्त हो जाए, इसके लिए खपत बढ़ाना बेहद जरूरी है। अब केंद्र सरकार चाहती है कि केंद्रीय कर्मचारियों के हाथ में ज्यादा पैसा दिया जाए ताकि वो बाजार में ज्यादा खर्च कर सके और खपत बढ़े। श्रम मंत्रालय ने महंगाई भत्ते के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को साल 2001 से बदलकर 2016 कर दिया है। श्रम मंत्रालय द्वारा इस बदलाव का मतलब है कि कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता कैलकुलेट करने के लिए मौजूदा खपत पैटर्न और महंगाई दर को ध्यान में रखा जाए। पहले चिंता जताई जा रही थी कि पहले के इंडेक्स में समय के साथ बदलाव करने की जरूरत है। बीते कुछ समय में देखें तो हेल्थ केयर और ईंधन से लेकर गृह गृहस्थी तक के खर्च में इजाफा हुआ है। नए बेस इंडेक्स में इन बातों को ध्यान रखा जाएगा ताकि केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके, लेकिन सरकार महंगाई भत्ते में तुरंत कोई बढ़ोतरी नहीं करने वाली है। और वह अगली खबर है जो कि बहुत बड़ी खबर है किसानों के लिए, कि किसानों के लिए एक और स्कीम ला रही है मोदी सरकार। मिलेंगे 5-5 हजार रुपए। जी हम बात कर रहे हैं कि मोदी सरकार किसानों को एक और खुशखबरी देने वाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत मिल रही 6,000 रुपए की मदद के अलावा भी 5,000 रुपए देने की तैयारी है। ये पैसा खाद के लिए मिलेगा क्योंकि सरकार बड़ी बड़ी खाद कंपनियों को सब्सिडी देने के बजाय सीधे किसानों के हाथ में फायदा देना चाहती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने केंद्र सरकार से किसानों को सीधे 5,000 रुपए सालाना खाद सब्सिडी के तौर पर नगद देने की सिफारिश की है। आयोग चाहता है कि किसानों को 2,500 रुपए की 2 किस्तों में भुगतान किया जाए। पहली किस्त खरीफ की फसल शुरू होने से पहले और दूसरी रबी की शुरुआत में दी जाए। केंद्र सरकार ने सिफारिश मान ली तो किसानों के पास ज्यादा नकदी होगी क्योंकि सब्सिडी का पैसा सीधे उनके खाते में आएगा। वर्तमान में कंपनियों को दी जाने वाली उर्वरक सब्सिडी की व्यवस्था भ्रष्टाचार की शिकार है। हर साल सहकारी समितियों और भ्रष्ट कृषि अधिकारियों की वजह से खाद की किल्लत होती है। किसान व्यापारियों और खाद ब्लैक करने वालों से महंगे रेट पर खरीदने को मजबूर होते हैं। और वह अगली खबर निकल कर आ रही है कि बड़ी खबर है। आपको बता दें कि सरकार ने वीजा पर हटाई रोक, पर्यटकों को छोड़ सभी विदेशी नागरिकों को भारत आने की छूट। जी हम बात करें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय MHA ने गुरुवार को एक बयान जारी करते हुए सभी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडिया ऑरिजिन कार्ड धारक और अन्य सभी विदेशी नागरिकों को भारत आने की अनुमति दे दी है। मंत्रालय ने कहा कि सरकार पर्यटक वीजा छोड़कर सभी OCI PIO कार्ड धारकों और अन्य विदेशी नागरिकों को किसी भी उद्देश्य से भारत आने की अनुमति देती है। वे अधिकृत हवाई अड्डों और सी पोर्ट इमिग्रेशन चेक पोस्ट के जरिए हवाई या जल मार्गों से देश में प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि इस छूट के तहत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पर्यटन और चिकित्सा श्रेणियों को छोड़कर सभी मौजूदा वीजा तत्काल प्रभाव से बहाल करने का फैसला किया है। चिकित्सा उपचार के लिए भारत आने के इच्छुक विदेशी नागरिक मेडिकल वीजा के लिए मेडिकल अटेंडेंट सहित आवेदन कर सकते हैं। और हमें बता दें कि उद्धव सरकार ने किसानों के लिए खोला खजाना, 10,000 करोड़ के राहत पैकेज का किया ऐलान। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को राज्य के बारिश प्रभावित क्षेत्रों के लिए 10,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। सहायता राशि दिवाली से पहले किसानों को दे दी जाएगी। उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को इसका ऐलान करते हुए कहा कि ये राशि दिवाली से पहले दे दी जाएगी। बता दें कि अब से कुछ दिनों पहले ही उद्धव ठाकरे ने बारिश प्रभावित इलाकों में जान माल की क्षति का जायजा लिया था। उद्धव ठाकरे ने ट्वीट करते हुए कहा कि राज्य में प्रति हेक्टेयर 6800 रुपए की मदद के बजाय हमने इसे बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर कर दिया है। मैं केंद्र से भी इसी तरह का अनुरोध करूंगा। अब तक हमने आपदा प्रभावित लोगों के लिए 3800 करोड़ रुपए दिए हैं। और वह अगली खबर बता दें कि महबूबा के विवादित बोल, कहा जब तक हमें वापस नहीं मिलेगा अपना झंडा नहीं फहराएंगे तिरंगा। जी हां हम बात कर रहे हैं कि करीब 14 महीने की हिरासत के बाद छूटी जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP नेता
महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अपने हाथ में जम्मू कश्मीर का झंडा दिखाते हुए कहा, मेरा झंडा ये है, जब ये झंडा वापस आएगा तब हम तिरंगा भी फहराएंगे। जब हम तक हमें अपना झंडा वापस नहीं मिलता तब तक हम कोई झंडा नहीं फहराएंगे। हमारा झंडा ही तिरंगे के साथ हमारे संबंध को स्थापित करता है। प्रेस से बातचीत में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम आर्थिक तौर पर बांग्लादेश से भी पिछड़ चुके हैं, चाहे वह रोजगार का मुद्दा हो या कुछ और। हर फ्रंट पर यह सरकार नाकामयाब है। उन्होंने कहा, इस सरकार के पास कोई ऐसा काम नहीं है जिसे दिखाकर वो वोट मांग सके। ये लोग कहते हैं कि अब जम्मू कश्मीर में जमीनें खरीदी जा सकती है, फिर कहते हैं कि फ्री वैक्सीन बांटेंगे। आज पीएम मोदी को वोट के लिए आर्टिकल 370 पर बात करने की जरूरत पड़ती है। चीन को लेकर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह सच है कि चीन ने हमारी 1000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया। मुझे लगता है कि हम किसी तरह 40 किलोमीटर जमीन वापस पाने में कामयाब रहे। चीन आर्टिकल 370 और जम्मू कश्मीर के बारे में भी बात करता है। वो पूछता है कि आखिर कश्मीर को संघ शासित प्रदेश क्यों बनाया गया। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर पर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जितनी चर्चा हुई उतनी कभी नहीं हुई। मैं आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना वॉरियर्स भूख हड़ताल पर, 4 महीने से नहीं मिला उनको वेतन। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना के समय में जहां डॉक्टरों को कोरोना वॉरियर्स घोषित किया गया है, वहीं दूसरी ओर वे अपने वेतन के लिए धक्के खा रहे हैं। लंबे समय से वेतन न मिलने को लेकर एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज की रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन और हिंदू राव अस्पताल के सभी डॉक्टर आज से भूख हड़ताल पर चले गए। वेतन के जल्द से जल्द भुगतान की मांग कर रहे डॉक्टर गुरुवार को जंतर मंतर धरने पर भी बैठे थे। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें पिछले 4 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। जानकारी के मुताबिक भूख हड़ताल पर गए डॉक्टरों का कहना है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जब तक उनका बकाया भुगतान नहीं किया जाता हड़ताल जारी रहेगा। डॉक्टरों ने इसे लेकर उत्तरी नगर निगम के मेयर से भी बात की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तो दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वह अगली खबर में आपको बता दें जिसमें कंगना रनौत ने इंटॉलरेंस को लेकर साधा आमिर खान पर निशाना, लक्ष्मीबाई और सावरकर से की अपनी तुलना। जी हां, बात करें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत सोशल मीडिया पर अपनी राय बेबाकी से रखती हैं। अपने बयानों की वजह से चर्चाओं में रहने वाली पंगा गर्ल कंगना के खिलाफ राजद्रोह और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का मामला दर्ज होने के बाद अंधेरी कोर्ट में कंगना के खिलाफ एक और आपराधिक शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें उन्होंने मुंबई शहर और मुंबई पुलिस के लिए आपत्तिजनक शब्द बोले थे। कंगना ने अपने खिलाफ दर्ज हो रही इन शिकायतों पर चुप्पी तोड़ते हुए ट्वीट करते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से खुद की तुलना करते हुए इस मामले पर आमिर खान की चुप्पी पर निशाना साधा है। कंगना रनौत ने इंटॉलरेंस पर ट्वीट करते हुए आमिर खान की चुप्पी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि जैसे रानी लक्ष्मीबाई का किला तोड़ा था, मेरा घर तोड़ दिया। जैसे सावरकर जी को विद्रोह के लिए जेल में डाला गया था, मुझे भी जेल में भेजने की पूरी कोशिश की जा रही है। इंटॉलरेंस गैंग से जाकर कोई पूछे कितने कष्ट सहे हैं उन्होंने इस इंटॉलरेंस देश में। इस ट्वीट के आखिर में उन्होंने बॉलीवुड एक्टर आमिर खान को टैग किया था। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।